भूत, जिन और आत्माओं की कहानियाँ इस दुनिया के हर हिस्से से सुनने को मिलती हैं। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के छोटे से एक गांव की, जहां इन्हीं कुछ वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। हरे भरे और साफ सुथरे वातावरण में बसा एक छोटा सा गांव जिरानिया त्रिपुरा के सबसे कम आबादी वाले गांव में से एक है। बाकी के हजारों गांव जैसे ही इस गांव में शांति और हरियाली चारों तरफ फैली है। आबादी में कमी होने की वजह से पोल्यूशन भी ना के बराबर है। बाहर से देखने पर यह गांव जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से इसकी हिस्ट्री उतनी ही काली और डरावनी है, जो कि आज से 200 साल पहले घटी थी और आज भी इसका असर उस गांव में देखने को मिलता है। और शायद यही एक वजह है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है। 1804 में अशोक और उसकी बीवी रमा और साथ में 10 और परिवार ने कृष्णापुर के जंगलों से एक बेहद मुश्किलों वाला सफ़र शुरू किया, जो कि खोवाई नदी के किनारे चलते चलते जिरानिया तक का था। वहां पहुंचने के बाद ये सारे परिवार जिरानिया में ही बस गए और खेती बाड़ी शुरू कर दिया। कुछ सालों में अशोक का परिवार उस जगह का सबसे अमीर परिवार बन गया, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा खेत और ज़मीनें थीं और जिसमें फसल की उपज सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। पैसे और रुतबे की वजह से बाकी के सारे लोग अशोक की बहुत इज्जत करते थे और एक तरह से वो अपने गांव में बहुत फेमस हो चुका था। लेकिन 1810 में किसी वजह से अशोक पर एक बदनामी का दाग लग गया और जिसके वजह से अशोक पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। कृष्णापुर से जिरानिया आने वाले कुछ परिवारों में एक और परिवार तपस और उसकी बीवी मिलन का भी था। और 1816 के एक हादसे के बाद तपस का परिवार अशोक के परिवार से बेहद नफरत करने लगा था। खेतों में काम करने के समय तपस एक बहुत बड़े दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें विकलांग वाली जिंदगी बिताने पर मजबूर होना पड़ा। और तपस के विकलांग होते ही तपस के परिवार की माली हालत बिगड़ गई, क्योंकि वो अकेला अपना परिवार चलाते थे और एक्सीडेंट के बाद कोई कमाने वाला नहीं बचा था। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको अपने खेत वाली ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा और इन ज़मीनों में से कुछ ज़मीन अशोक के परिवार ने खरीदी और यहीं से शुरू हुई अशोक एंड तपस के परिवार के बीच वो दुश्मनी जिसको ज़माना आज भी नहीं भुला सकता। तपस की बीवी मिलन ने अशोक पर इल्ज़ाम लगाया कि मजबूरी के समय अशोक ने उनसे बहुत कम पैसे में ज़मीन ज़बरदस्ती खरीद ली है और मिलन ने कसम खाई कि एक न एक दिन वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेकर रहेगी। ज़मीन के साथ साथ अशोक ने तपस के भाई विक्रम से एक नौकर भी खरीदा था। उस ज़माने में ग़ुलाम की ख़रीद बिक्री हुआ करती थी। वो नौकर एक छोटी बच्ची थी। अशोक को लगा कि यह बच्ची अभी बहुत छोटी है, तो उसने बच्ची को उसकी माँ के पास ही रहने दिया और कहा कि जब यह बड़ी होगी तो वो उसे ले जाएगा। लेकिन कुछ सालों में जब अशोक को बच्ची को लेने पहुँचे तो तपस का भाई विक्रम अपने एग्रीमेंट से मुकर गया और कहा कि अब इस नौकर की कीमत पहले से ज़्यादा देनी होगी। अशोक ने उल्टा अपने ही नौकर को वापस विक्रम को ज़्यादा कीमत पर ज़बरदस्ती बेच दी और ये एक और वजह बन गई तपस के परिवार को पैसे के मामले में परेशान करने की। नौकर को बेचकर अशोक को लगा कि ये गलत नहीं था, क्योंकि विक्रम ने खुद कहा था कि अब बच्ची बड़ी हो गई है और अब उसके लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, और इसलिए अशोक ने अपने ख़रीदे हुए नौकर को ज़्यादा दाम में बेच दिया और अशोक की तरफ से यह मामला ख़त्म हो चुका था।
जैसे ही वो नौकर लड़की अपने माँ के पास पहुंची, तपस के भाई विक्रम ने अशोक पर मुकदमा दायर कर दिया और अशोक को ये पता भी नहीं था कि गांव में कोई कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ भी है, और इसी वजह से वो सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सका और कोर्ट ने तपस के परिवार के फेवर में फैसला सुना दिया। पता चलने पर अशोक ने इस जजमेंट का विरोध भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और धार्मिक तरीके से भी अशोक का बहिष्कार किया गया, और जिसकी वजह से लोग बताते हैं कि अशोक के लिए बुरी आत्माओं के दरवाजे खुल गए। तपस के बीमारी के वजह से उसकी पत्नी मिलन ही अब उस घर की हेड बन चुकी थी और उसके बारे में कहा जाता है वो एक मजबूत, कड़वी, तेज आवाज़ वाली औरत थी और समाज के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और लोगों का मानना था कि वो जादू टोना किया करती थी। लोग ये भी कहते थे कि मिलन की इस जादू टोना वाली चीज़ से ऊपर वाले ने उसके पति को अपाहिज बना दिया था, लेकिन ये बात सीधा मिलन को बोलने से डरते थे और मिलन को देख के लगता भी नहीं था कि उसे आसानी से डराया या धमकाया जा सकता है। समाज से निकाले जाने के बाद करीब 1816 में एक दिन अशोक अपनी ही ज़मीन पर शिकार कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक ऐसा जानवर दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस जानवर का शरीर एक बड़े कुत्ते के साइज़ का था और उसकी शक्ल खरगोश की थी और उसका शरीर बालों से भरा हुआ था। ऐसे किसी जानवर को अशोक ने कभी नहीं देखा था, तो उसने अपनी बंदूक उस पर तान दी और गोली चला दी, और जब पास जाकर देखा तो वो जानवर का कोई निशान वहां पर नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद अशोक के परिवार के साथ और भी डरावनी घटना घटने लगी। शाम के वक्त अशोक के परिवार को उनके घर के छत के ऊपर पत्थर गिरने की आवाज़ें आती थीं, पर बाहर निकलकर देखने पर किसी भी इंसान या जानवर के सबूत नहीं मिलते थे। फिर भी कैसे भी करके अशोक को ये पता चल गया कि ये सारी चीज़ें तपस की पत्नी मिलन करवा रही थी, और तब हालात इतने बुरे हो चुके थे कि आवाज़ें घर के अंदर भी सुनाई देने लगी थी। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, दीवार पर ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के टकराना, ज़मीन पर सरसराहट महसूस होना, बहुत सारे चूहे और छछूंदरों की आवाज़ बेड के नीचे से आना, ये सारी आवाज़ें पूरे घर से आने लगी थी, जिसकी वजह से उस घर में सोना और रहना मुश्किल हो चुका था। और ये बात साफ थी कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। इन सब से अशोक का परिवार बेहद परेशान हो गया था और इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। एक रात अशोक की 14 साल की बेटी उमा एक चीख के साथ उठी। उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी थी और जब वो उठने की कोशिश करने लगी तो उसने महसूस किया कि उसके बाल पीछे बेड से बांध दिए गए हैं, और ये देखकर उसकी चीख और बढ़ गई। आवाज़ सुनकर अशोक और उसकी पत्नी भागते हुए उमा के कमरे में पहुंचे और देखा कि उमा के चेहरे पर लाल लाल तमाचे मारने के निशान हैं। माता पिता को देखते ही लड़की ने सारी बात बता दी और इधर अशोक के बेटे भी उमा के कमरे में दौड़ते हुए आ गए और लाल निशान उनके चेहरे और बदन हाथों में भी था। इस हादसे को अशोक किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो भी बची कुछ इज्जत थी वो पूरी ख़त्म हो जाती, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी बच्चों से इस बात को दबा देने के लिए कहा। उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, ऊपर वाले के सामने भीख मांगना शुरू कर दिया कि उन पर से ये बुरा साया दूर हो जाए। आने वाले हफ्तों में अब आवाज़ें शक्लों में बदल गईं और अशोक के परिवार को भयानक शक्लें दिखने लगीं। अशोक के घर के नौकरों का कहना था कि उन्होंने आसपास ऐसे ऐसे जानवर और परिंदे देखे हैं जो बात कर सकते हैं। एक दिन घर के बाहर जब उमा टहल रही थी तो उसे एक लड़की का धुंधला सा साया दिखा जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। तो बड़े भयानक चेहरे से उमा की तरफ देख रही थी और एकदम से गायब हो गई। ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब अशोक का परिवार दिन की रोशनी में भी सुकून से नहीं रह सकता था। अब वो आवाज़ें, साए का दिखना, किसी चीज़ के पास से गुजरने का एहसास हर वक्त होने लगा था। अशोक ने इरादा किया कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त को ये सारी घटना बताएगा और उसकी मदद लेगा। अशोक और उसका दोस्त नीमा दोनों पड़ोसी भी थे। नीमा ने सारी घटना सुनी और मदद करने को तैयार हो गया। पता चलने के थोड़ी ही देर में नीमा और उसकी पत्नी अशोक के घर आ गए और सब साथ में ऊपर वाले की इबादत में बैठ गए और प्रे करने लगे उनकी मुसीबतों के लिए।
एक शाम जब अशोक के घर में आवाज़ें और घटनाएं घट रही थी, तब नीमा भी वहीं पे था और वो एकदम से बोल पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? तो एक कोने से आवाज़ आई, मिलन। बहुत दिनों की कोशिशों के बाद भी जब कोई फ़ायदा नहीं दिखा तो नीमा ने अशोक को बाहर से मदद देने को कहा और अशोक भी मान गया। इस भूत वाली घटना की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई। हाल ऐसा हो गया कि आसपास के गांव से लोग अशोक के घर सिर्फ इसलिए आने लगे ताकि उस भूतिया घटना को अपनी आंखों से देख सके। जो बुरी शक्ति अशोक के घर में छुप के रहती थी, अब वो खुल के सामने आने लगी और लोगों को उसकी झलक मिलने लगी। ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि त्रिपुरा के उस समय के राजा वीरचंद्र चाणक्य को ये बात पता चली। राजा चाणक्य भी इस घटना को नज़दीक से देखने के लिए अशोक की ज़मीन की तरफ निकल पड़े। उनके साथ उनका छोटा सा एक दस्ता था और उनके पास कुछ दिनों का राशन भी था। चाणक्य के सिपाहियों में से एक सिपाही ने कहा कि वो कुछ चांदी की गोलियां लेकर आया है जिससे वो उस चुड़ैल को मार देगा। महाराजा का दस्ता जैसे ही अशोक की ज़मीन के करीब आया, उनके टांगे के चक्के अपने आप ही रुक गए और उनके घोड़े आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महाराजा अपने सवारी से उतरकर अशोक की ज़मीन की तरफ मुँह कर किसी अनजान चीज़ से अपने सिपाही की तरफ से माफ़ी मांगने लगे और कहा कि हम वापस लौट जाएंगे। उनका माफ़ी मांगना था कि उनका टांगा खुद चल पड़ा और वो वहाँ से वापस अपने शहर के लिए चले गए। अशोक के घर की वो चुड़ैल ने सबको परेशान नहीं किया था। अशोक की पत्नी रमा के साथ इस चुड़ैल का रवैया कुछ अलग ही था। 1820 में रमा को निमोनिया हुआ और उसके वजह से उनके लंग्स में स्वेलिंग हो गई और सांस लेने में बेहद परेशानी होने लगी और लोगों को लगने लगा कि शायद ये अब नहीं बचेगी। जब रमा बेड पर बीमारी की हालत में अकेली होती थी तो चुड़ैल रमा को संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़कर सुनाती थी। और इतना ही नहीं, वो जाते जाते उसके बेड पर काजू, पिस्ता, बादाम भी रख के जाती थी, जो कि रमा ने बताया कि वो हवा में हाथ घुमा के वो चीज़ें लेकर आती थी। धीरे धीरे रमा की हालत में सुधार आ गया और एक दिन वो फाइनली ठीक हो गई। लेकिन जैसे जैसे रमा में सुधार आ रहा था वैसे वैसे अशोक की हालत बिगड़ रही थी और 24 अप्रैल की सुबह को अशोक की लाश उसके ही बिस्तर पर मिली। शायद वो नींद में ही मर चुके थे। लोग जमा होने लगे और रमा पर उंगली उठाने लगे। अचानक से वो चुड़ैल हवा में सामने आई और चिल्ला के बोलने लगी, मैंने उसे रात में उसी की दवा को ज़्यादा खुराक बना के उसे ही खिला दिया और अब वो बिस्तर से कभी नहीं उठ सकता। अशोक के अंतिम संस्कार के समय भी इस चुड़ैल को आसपास देखा गया और वह अशोक के दोस्तों और रिश्तेदारों के पास घंटी बजा बजा के हंस के गाने गा रही थी। लेकिन जैसे जैसे अशोक की लाश ने चिता की आग पकड़ी वैसे वैसे इस चुड़ैल की आवाज़ और दिखना दोनों धुंधली होते गए। उस चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया था। उसका मकसद अशोक के परिवार को बर्बाद करना था, जो कि अशोक के मौत के बाद हो गया था। उस वक्त लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और उस वक्त की घटना को मुंह ज़बानी सुनाया जाता था, जो कि आज के डेट में मिलना मुश्किल है। अशोक की मौत हुई थी या मर्डर हुआ था किसी को पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि असली कहानी लोगों के ज़बान से निकलते निकलते ना जाने कितने बार बदल दी गई होंगी। ये भी हो सकता है कि ये पूरी कहानी सिर्फ अशोक के मर्डर को छुपाने के लिए बनाई गई हो, या ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल सच हो। वैसे जाते जाते ये बताता जाऊं कि घंटी वाली डायन की घटना अशोक के मौत के बाद भी गांव में होती रही। इसलिए कहना भी गलत होगा कि अशोक की मौत का राज क्या था। और रमा जो कि अशोक की पत्नी थी, वो हीरा दास की छोटी बहन भी थी और हीरा दास मिलन का बाप था। तो क्या अशोक की मौत का कारण ये दोनों औरतें थीं? सोचने का काम आपका है, मेरा काम है कहानियों को आप तक पहुंचाना। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।